हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल 2 से 3 एग्जाम्पल पूछे ही जाते हैं नीट। ओके, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन ने ये देखा था कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है तब चार्ज की जो प्रॉपर्टीज देखी जाती है वो किसमें देखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं। यानी जब चार्ज रेस्ट पे होता है उस पर जो भी प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की वो किसमें देखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, अभी अपन बात करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखें, अपन कुछ बात पहले जान लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तब जानेंगे जब चार्ज इज मूविंग, चार्ज जब मूव कर रहा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तब हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखेगा। ओके, और जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, चार्ज जब एक्सेलरेटेड होगा तब वो साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब मूविंग होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन उसका क्या है? 0 है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब मूव करता है उस टाइम मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है और साथ में इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जनरेट करता है। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ओके, ठीक है। तो अपन बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले करंट के बारे में, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? करंट। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। दैट मींस करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से। I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू dq by dt। I इज इक्वल टू क्या हो गया? dq by dt। तो दिक्कत समझ आई बातें? dq by dt का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसी I को अपन क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। किसी इंस्टेंट पर कितना करंट है? t इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट कितना था? t इक्वल टू 2.2 सेकंड पे करंट कितना था? वो अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं एवरेज करंट की। एवरेज करंट क्या होता है? दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो दिक्कत ये होता है हमारे पास एवरेज करंट का फॉर्मूला। ओके, ये किसका होता है? एवरेज करंट का फॉर्मूला। क्लियर बातें? उसके बाद यूनिट की बात करें, करंट की यूनिट की बात करें तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड। तो यूनिट ऑफ द करंट इज कूलम पर सेकंड। और इसी को क्या लिखा जाता है? एम्पियर। क्या लिखा जाता है? एम्पियर, जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से। ओके, यूनिट क्या होती है? कूलम पर सेकंड, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर से। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट किया? ए से। कोई दिक्कत समझ आई बातें? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे देखिए, एग्जांपल देखें फिर अपन आगे आएंगे। इफ q इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 देन फाइंड करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड या मान लीजिए 2 सेकेंड। कितने पे करंट निकाल रहे हैं? t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो iq जो है t का फंक्शन है, इसका मतलब चार्ज वेरिएबल है। और चार्ज जब वेरिएबल होता है तो
करंट निकालने का तरीका होता है dq by dt। जब चार्ज वेरिएबल होता है तब करंट निकालने का तरीका होता है dq by dt। तो I इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब t इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 2 सेकंड, तो ये वाला हो जाएगा 2 into 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी 6 एम्पियर। तो ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट निकल के आ जाएगा। ओके, ये t इक्वल टू 2 सेकंड में क्या निकल के आ जाएगा करंट। अभी इसके अंदर एक चीज और पूछी जाती है, चलो उसकी बात कर लेते हैं, ये आपको समझ आएगा। इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट पूछा जाता है फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 2 सेकंड। t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकंड के बीच में क्या बताना है, एवरेज करंट बताना है। तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़े थे अपन, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, अभी फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज क्या है, कैसे निकालेंगे, ये है फाइनल टाइम और ये है इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम पर जो चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज और इनिशियल टाइम पर जो चार्ज होगा वो इनिशियल चार्ज। तो सबसे पहले q फाइनल कैसे निकालेंगे, q का फंक्शन ये है। ओके, ये q का फंक्शन है, इसमें t इक्वल टू 2 डाल दीजिए, t इक्वल टू 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 1, t इक्वल टू 2 डाला 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 1। फाइनल चार्ज कितना आ गया 4 प्लस 4 प्लस 1 9 को समझ आई बातें। q इनिशियल की बात करें, q इनिशियल कब होएगा, q इनिशियल कब होगा जब t इक्वल टू 1 इसको पुट करेंगे, तो t इक्वल टू 1 डालेंगे तो कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4 होगा। अब आई एवरेज का ये वाला फॉर्मूला था, तो आई एवरेज इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना 9 कूलम माइनस इनिशियल चार्ज कितना 4 कूलम अपॉन फाइनल टाइम कितना 2 सेकंड और इनिशियल टाइम कितना 1 सेकंड, तो आ गया 5/1 यानी 5 समझ में आते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा किस तरह से अपन एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, इफ करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, अगर करंट यानी आई हमें फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए, देन चार्ज फ्लो, तब हम चार्ज कैसे निकालें, चार्ज फ्लो कैसे निकालें। हमें पता है आई बराबर क्या होता है सर dq by dt, आई बराबर क्या होता है dq by dt, तो dq बराबर क्या निकल के आ गया I dt। अगर यहां से हमें चार्ज फ्लो निकालना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो dq का मतलब यहां पर क्या है चार्ज फ्लो, dq का मतलब है चार्ज फ्लो। ओके, dq का मतलब क्या है चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ, और कैसे निकालेंगे लिमिट डाल देंगे यहां से, जो भी लिमिट हमें गिवन होगी t इनिशियल से t फाइनल, इंटीग्रेट करके अपन क्या निकाल सकते हैं चार्ज को निकाल सकते हैं। समझ गए बातें। अगर करंट फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा, हमें चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा गिवन लिमिट। ओके, और साथ में भी ये भी कह सकते हैं इफ आई टी कर्व इज गिवन, अगर आई और टी में ग्राफ दिया गया देन चार्ज फ्लो, तब चार्ज फ्लो कितना होगा, अगर करंट और टाइम में ग्राफ दिया जाए कर्व दिया जाए तब हम चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे ये आई है और ये टी, हमें इस तरह का क्या दे रखा है कर्व दिया गया है, तो अपन क्या करेंगे, हमें पता है आई और टी में कर्व दिया गया, इंटीग्रेशन से चार्ज फ्लो आएगा, और इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ में एरिया होता है, यानी अपन आई टी ग्राफ का क्या ले लेंगे एरिया ले लेंगे। एरिया हमारा क्या रहेगा चार्ज फ्लो के इक्वल रहेगा, एरिया इज इक्वल टू चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ वो एरिया के इक्वल हो जाएगा। ओके, लिखें इसको, एग्जांपल लेते हैं।
देखिए जैसे एग्जांपल देखें, इफ I is equal to 2t plus 3, I फंक्शन ऑफ टाइम है, देन फाइंड चार्ज फ्रॉम t equal to 1 to t equal to 2 से मैं चार्ज फ्लो निकालना है t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकंड के बीच। अब क्या देखो I फंक्शन ऑफ टाइम, तो चार्ज फ्लो निकालने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू क्या लिखे थे, इंटीग्रेशन idt। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो जिसको मैं डेल्टा q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और idt में इंटीग्रेशन I की जगह कितना वैल्यू डाल देंगे 2t plus 3 इंटीग्रेशन dt, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 1 से 2, t इक्वल 1 से t इक्वल टू 2, समझ गए। तो डेल्टा q इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2t dt प्लस 3dt, इसको अलग कर दिया मैंने ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, 1 से 2 एंड 1 से 2, ओके। डेल्टा q इज इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर या 2t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 1 to 2, समझ गए, कोई दिक्कत। अब इसको अपन सोल्व कर देंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे सर, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा q आ गया t स्क्वायर प्लस 3t फ्रॉम 1 to 2, इस तरह का फंक्शन बन गया। तो t बराबर 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1, ये हो गया 4 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 3, ये हो गया 10 माइनस 4, यानी कितना आ गया 6 कूलम। तो इतना चार्ज फ्लो हुआ है गिवन टाइम इंटरवल, ओके। अगर हमें करंट फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो अपन इस तरह से चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं गिवन टाइम इंटरवल, कोई दिक्कत, ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें इस तरह का एग्जांपल दिया जाए, मैं प्रत्येक कंसेप्ट पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमें इस तरह का एग्जांपल दिया जाए कि ये वाला करंट है और ये वाला टाइम है, और हमें इस तरह का करंट गिवन है, ठीक है, ये वाला मान लेते हैं 8 एम्पियर और ये वाला 5 सेकंड, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड चार्ज फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 5 सेकंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर फ्लोन इन 5 सेकंड, यानी यहां से इसको हटा के ये भी लिखा जा सकता है इन 5 सेकंड। तो हमें जहां तक पूछा गया है हम वहां तक का क्या ले लेंगे, एरिया, जहां तक का पूछा गया है हम वहां तक का क्या ले लेंगे, एरिया। तो एरिया क्या आएगा इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है 5 सेकंड तक का, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ओके। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस कितना है 5 इनटू हाइट कितनी है 8, तो इससे कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, ये वाला आ गया 20 आ गया, और ये एरिया किसके इक्वल है, चार्ज फ्लोन के, तो चार्ज फ्लोन आ जाएगा 20 कूलम, समझ गए। तो इस तरह से अगर हमें कुछ डायग्राम गिवन हो तो इस तरह से अपन चार्ज फ्लोन निकाल सकते हैं अगर करंट और टाइम में कोई कर्व गिवन है तो, ओके, समझ जाते हैं, बहुत बढ़िया, नोट डाउन करिए, देखिए इसको एक बार, इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा काम है। तो आगे बात करते हैं अपन, अभी तक अपन ने करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो चार्ज कैसे निकाला जाता है, और चार्ज एज ए फंक्शन टाइम हो तो करंट कैसे निकाला जाता है उसकी बात करें। उसके बाद हमसे कभी बार ये भी पूछा जाता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है।
तो इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं करंट जो है, करंट स्केलर है कि वेक्टर है। तो भैया पहली बात, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों सर? स्केलर क्यों है उसकी बात करते हैं। हमारे पास मान लो ये दो वायर है, इधर से 3 एम्पीयर आया, इधर से 4 एम्पीयर करंट आया, और इधर कोई वायर है, उसमें कितना जाएगा आप बता सकते हैं क्या? हमें पता है इधर जाएगा 7 एम्पीयर। ओके, जब ये वाला एंगल 60 डिग्री था, लेट्स से मान लेते हैं वाला एंगल कितना था? 60 डिग्री। अगर मैं इधर से 3 एम्पीयर आ रहा है, इधर से 4 एम्पीयर आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा सर? इधर जाएगा 7 एम्पीयर। जब इनके बीच में करंट एंगल कितना था? 90 डिग्री। 7 एम्पीयर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दोनों वायर के बीच में एंगल चेंज करके भी देखा, लेकिन इसमें जाने वाले करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ बातें? तो वेक्टर के अंदर क्या होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड पे, रिजल्टेंट पे इफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर कोई रिजल्टेंट पे इफेक्ट आया क्या? नहीं। एंगल को 60 से 90 कर दिया और रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब करंट जो है वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर अलजेब्रिक लॉ नॉट फॉलो, करंट इज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रिक लॉ। वेक्टर इज नॉट फॉलो करंट, करंट इज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रिक लॉ, इसलिए वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है? स्केलर। लेकिन थोड़े ऊपर लेवल के लिए सोचा जाए तो करंट स्केलर नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो होती है स्केलर। वो स्केलर होती है क्या? नहीं। जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो वो होती है स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है तो वो होती है वेक्टर। और अगर जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वो वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता, वो होती है टेंसर क्वांटिटी। कैसी होती है? टेंसर क्वांटिटी। तो करंट वैसे असलियत में टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हमें ऑप्शन में कोई भी न्यूमेरिकल आए, उसमें ऑप्शन में टेंसर नहीं दिखाई दे, तो अपन कौन सा टिक करेंगे? स्केलर। ओके, थैंक यू।